दोस्तों चित्रों की अगर बात करें, इस अध्याय के अंदर जितने भी चित्र हैं उसमें सबसे पहला जो चित्र है, मैं चित्रों का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि इस चित्र को पहचानिए, इसके अंदर क्या कहा गया है। इस चित्र पर संबंधित प्रश्न और चित्र वाला जो प्रश्न है उसकी विशेषता ये है, कम से कम वो 4 या 5 अंक कवर करता है। तो इस अध्याय के अंदर जितने भी चित्र आए हैं उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि सभी महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे तो, लेकिन उनमें से भी फिर भी एक या दो चित्रों को छोड़ करके जितने भी चित्र मैं यहाँ पर चर्चा में लाऊंगा उसकी तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले चित्र की अगर बात करें, वो चित्र गांधी जी की मृत्यु से संबंधित है। उनकी अस्थियों का विसर्जन करने वाला जो जन सैलाब है उसका चित्रण किया गया है इसके अंदर। तो मृत्यु से संबंधित वो ये डेट आपको याद रखनी है, 30 जनवरी 1948। इस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। गोली मारने वाला था नाथूराम गोडसे। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? ये नाथूराम गोडसे का नाम आता है, उन्होंने मारी थी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। यहां पर पंडित नेहरू ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि बापू की हत्या हो गई है, हमारा जीवन अंधकार और निराशा में डूब गया है। पहले चित्र का विवरण समाप्त। दूसरा चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है मित्रों, जिसके अंदर वो संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे चित्र पर चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पर। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। फिर ये जनवरी 47 में यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने पारित किया था। चित्र संख्या 1 गांधी जी की मृत्यु से संबंधित है। चित्र संख्या 2 संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया उससे संबंधित है। चित्र संख्या 3। जो तीसरा चित्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के दलित जाति से आते थे। तो यहां पर मैं लिखूंगा महाराष्ट्र की दलित जाति से संबंधित थे। देखिए मैं यहां पर इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं दलित जाति का, क्योंकि ये चित्र के अंदर इसका विवरण दिया हुआ है। मैं सिलेबस के साथ हूं, सिलेबस को कवर करते हुए जो जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देन इनको संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है, संविधान का जनक। ये पेशे से वकील थे और अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो मैं यहां लिखूंगा वकील और एक अर्थशास्त्री। ये जानकारी इस चित्र के अंदर दी गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़ा नाम है और भारत के संविधान को लिखने में इन्होंने विशेष योगदान दिया था। लेकिन चित्र में इतना जिक्र है, मैं यहां पर 30 से चित्र की चर्चा खत्म करूंगा। चित्र संख्या 4। चौथा चित्र दोस्तों संबंधित है पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु से संबंधित है। चित्र संख्या 4 मद्रास प्रेसिडेंसी। याद है आपको, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगे थे तेलुगु भाषा बोलते थे। भाषा से संबंधित राज्य के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर मैं ये जिक्र करूंगा इसका, 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु की मृत्यु। गांधीवादी नेता थे। चित्र संख्या 4 का विवरण समाप्त करता हूं मैं यहां। जिक्र करते हैं 5वां चित्र। चित्र संख्या 5 इस अध्याय का, स्वतंत्रता के बाद वाले अध्याय का चित्र संख्या 5 हीराकुंड बांध। जी हाँ दोस्तों,
देखिए हीराकुंड बांध किस नदी से संबंधित है, तो आपको बताना है महानदी। कहां पे है भाई मित्रों, यह है उड़ीसा के अंदर। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था, बड़े बांध और बड़े कारखानों को प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दी जा रही थी, इस समय इसका निर्माण हुआ है। चित्र संख्या 5 के बाद में चित्र संख्या 6 है आपके गांधी सागर बांध से संबंधित। चित्र संख्या 6 है, 6 है गांधी सागर बांध। मित्रों ये मध्य प्रदेश में है, नदी है इसकी चंबल नदी, चंबल नदी, और ये है मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध। 4 बांधों का जिक्र किया गया, केवल संख्या दी गई है। मैं बता दूं आपको, 3 राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में, नदी है चंबल। राजस्थान में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, 3 राजस्थान में है। चौथा गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश के अंदर है। छठा चित्र इससे संबंधित है। अब मैं आता हूं 7वें चित्र पर, जिसके अंदर कुछ रियासतों का जिक्र है, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं सीधे 8वें चित्र की। 8वां चित्र है दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र से। भिलाई इस्पात, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई छत्तीसगढ़ में है मित्रों। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, 1959 1959 सोवियत संघ यानी कि मैं यहां पे सोवियत रूस लिखूंगा, सोवियत रूस की सहायता से हमने इसका निर्माण किया और भारत को समर्पित किया। तो चित्र संख्या 8। अब आप आते हैं चित्र संख्या 9 पर, भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की यदि बात की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश नीति के अच्छे जानकार, उस समय विदेश मंत्रालय भी वो अपने पास रखा करते थे। देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ स्थापित होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। किस लिए होता है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी महान विभीषिका इस विश्व के सामने उपस्थित हो गई थी। ऐसे किसी भी मानवता को नष्ट करने वाले अभियान को रोकने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर को। उस समय विश्व के अंदर 2 शक्तियां, महाशक्तियां कह सकता हूं मैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, यूएसए और यूएसएसआर। और उस समय जो स्थिति थी विश्व की, वो शीत युद्ध जैसी थी, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। ये जो दोनों जो कंट्रीज है, यहां पर ये स्थिति रहती थी हमेशा शीत युद्ध जैसी, कोल्ड वार। इसलिए विश्व जो है वो 2 खेमों में बढ़ गया था मित्रों, 2 गुट बन गए थे। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसने कहा भाई हम किसी के अंदर शामिल नहीं होंगे। इसलिए जो अगला चित्र जो है वो चित्र संख्या 9, भारत की विदेश नीति पंडित नेहरू से शुरू होती है और यहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जिक्र किया गया है उस चित्र में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जब भी नाम आता है मित्रों, उस समय नेहरू, नासिर, टीटो, अंक्रुमा और सुकर्णो 5 लोग मिस्र, युगोस्लाविया, भारत, घाना, इस प्रकार से ये जो देश हैं, इन देशों का जिक्र आता है। पंडित नेहरू के साथ मिलकर के इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ये चित्र उसी से संबंधित है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी। 1955 के अंदर बांडुंग में इंडोनेशिया के अंदर एक सम्मेलन किया गया और उसके अंदर इस संगठन को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। चित्र संख्या 10 जो है वो बांडुंग सम्मेलन से है। चित्र संख्या 9 में विदेश नीति भारत की, गुट निरपेक्ष आंदोलन। चित्र संख्या 10 बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया 1955, इससे संबंधित है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया, यह है चित्र संख्या 10। चित्र संख्या 11 मित्रों, ये यहां पर मैं इसको जिक्र करता हूं। चित्र संख्या 11 धारावी, मुंबई
विश्व की बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियों में से एक। झोपड़पट्टी का मतलब होता है कच्ची बस्ती। जब आप कभी मुंबई की तरफ जाए, या मेरे वे मित्र जो मुंबई की तरफ रहते हैं या उनको पता है, आप जाकर के प्रैक्टिकली यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चित्र संख्या 11 धारावी से संबंधित है। मुंबई की ऐसी झोपड़पट्टी जिसका नाम विश्व की बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियों में शामिल किया जाता है। मित्रों देखिए, चित्रों के बारे में मैंने चर्चा की। चित्र संख्या 1 गांधी जी की मृत्यु से संबंधित है। चित्र संख्या 2 उद्देश्य प्रस्ताव। चित्र संख्या 3 डॉक्टर अंबेडकर। चित्र संख्या 4 पोटी श्री रामुलु। 5 में हीराकुंड बांध का जिक्र था। 6 के अंदर गांधी सागर बांध है मित्रों। 8 के अंदर भिलाई संयंत्र का जिक्र किया गया है, छत्तीसगढ़। 1959 सोवियत संघ की सहायता से हमने इसको स्टेबलाइज किया था, इसको स्थापित किया था। चित्र संख्या 9 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 5 लोग थे, नेहरू, नासिर, टीटो, अंक्रुमा और सुकर्णो। इस प्रकार से उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के विरुद्ध था। शीत युद्ध का मतलब विश्व की 2 महाशक्तियां जिसके पक्ष में सभी राष्ट्र स्वयं को सम्मिलित कर रहे थे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में धारावी का जिक्र है। दोस्तों इस वीडियो की जो सीरीज थी हमारी, उस सीरीज में मैंने इस चैप्टर को पूरा कवर किया है। स्वतंत्रता के बाद ये कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी इस वीडियो की जो सीरीज है वो पसंद आई होगी। नवो एकेडमी के थ्रू मैं ये प्रयास करता हूं कि मेरे दूर दराज में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, और वे मेरे सभी मित्र जो विभिन्न विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का अध्यापन करवाते हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है अपने सजेशन मुझे दीजिए। आपके सुझावों के बिना मेरा जो पढ़ाना है उसके अंदर और निखार नहीं आ सकता। तो आगे क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी रिवीजन वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा आने वाले 1 सप्ताह के अंदर। तो आपसे गुजारिश है आप उसको जरूर देखें, जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।